एपिसोड 11 से 20 तक। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि आर्या आहूजा उस मिस्टीरियस बुक के बारे में जान जाती है और अब वह उस बुक को खोलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थी। इस वजह से वह रात का इंतजार कर रही थी। अब आगे रात भर आर्या इस चक्कर में घूम रही थी कि उसे कब मौका मिले और वह कब उस किताब को चुराकर अपने रूम में ले आए। वह जितनी बार भी बाहर निकल कर जाती तो देखती कि उसके दादाजी अभी भी वहां मौजूद थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी आज क्यों इस तरह से जागे हुए हैं। अंत में थक हार कर वह अपने रूम में चली आती है। उसने सोचा था कि वह रात के 12 बजे के बाद रूम में जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेड पर पड़ते ही उसकी नींद लग जाएगी और वह सो जाएगी। अचानक ही सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह चौंक कर उठती है और अपने चारों तरफ देखती है तो वह बेड पर लेटी हुई थी। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वह बोलती है, सीट यार, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। थोड़ी देर तक खुद को जगा कर नहीं रख पाए और इतनी जल्दी सो गई। एक अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं कैसे खुद पर कंट्रोल कर पाऊंगी। बेचैनी की वजह से मुझे तो कंट्रोल भी नहीं होने वाला है। पता नहीं कैसे मैं सो गई। इतना सोचते हुए वह अपनी जगह से अफसोस करते हुए उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर बाहर निकलती है और तैयार होकर नीचे जाती है। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके परिवार वाले उसी का इंतजार कर रहे थे। वहां उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। आर्या जैसे नीचे पहुंचती है तो वह सबको वहां देखकर उन सबको ग्रीट करती है और अपने दादू दादी को भी विश करती है। फिर वह नाश्ता करने बैठ जाती है। इस वक्त उसकी नजरें अपने दादाजी को घूर रही थी। मन में आर्या बोलती है, दादाजी आप बहुत बुरे हैं। सारी रात इस तरह कौन पहरा देता है। आपकी वजह से मैं सो गई। वो ये सब बातें अपने मन में ही कर रही थी। थोड़ी देर में वह अपना नाश्ता खत्म कर लेती है। तब वह बोलती है, माँ क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो, तुम इतनी जल्दी स्कूल कैसे जा सकती हो। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ देर और आराम कर लो। पर आर्या बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। वह घर पर बैठे बैठे इस तरह बोर होती थी। उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह स्कूल जाना चाहती थी। वैसे भी उसे अच्छे से पता था कि वह पूरी तरह से ठीक है, पर वह ये सब बातें अपनी माँ से नहीं बोल सकती थी। वह माँ से जिद करते हुए बोलती है, मॉम प्लीज मुझे स्कूल जाने दो। मेरा बहुत सारा होमवर्क छूट गया है। मैं बस थोड़े ही क्लास अटेंड करूंगी और देखूंगी कि मेरा वक्त कितना ज्यादा छूटा हुआ है। मैं कितनी ज्यादा सब्जेक्ट में पीछे हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर उसकी माँ भी मान जाती है। वह तुरंत ही अपने माँ के गालों को किस कर लेती है और भागकर अपने रूम में जाती है। जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार करके स्कूल के लिए निकल जाती है। आर्या का स्कूल, यह मुंबई का जाना माना स्कूल था। इसका नाम मिलेनियम गोल्ड था, काल्पनिक नाम। इस स्कूल में मुंबई के अमीर परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं जो स्कॉलरशिप लेकर यहाँ आए हुए थे। यहाँ की फीस इतनी ज्यादा है कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर परिवार के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। यहाँ का स्टडी लेवल इतना हार्ड है कि कोई नॉर्मल बच्चा पास नहीं कर सकता है। यहाँ के प्रोफेसर काफी हाई प्रोफेशनल टीचर हैं। बेस्ट स्टडीज मटेरियल यहाँ प्रोवाइड की जाती है। हर वह पेरेंट्स जो अपने बच्चे का बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं, उनका सपना है कि उसका बच्चा यहाँ पढ़े। इस वजह से इस स्कूल का अपना ही एक नाम है। वहीं थोड़ी देर बाद आर्या की गाड़ी स्कूल के गेट के सामने आकर रुकती है। जैसे ही आर्या अपनी गाड़ी से बाहर उतरती है तो वहां उसे इस रूप में देखकर सभी बच्चे हैरानी से उसे देखने लगते हैं, क्योंकि वह पहले के मुकाबले आज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी।
सारे लड़के तो आर्या की खूबसूरती में खो गए थे और लड़कियां तो उससे जल भूंज रही थी। वहीं आर्या सभी को देखकर समझ गई थी कि सबके मन में इस वक्त क्या चल रहा था। पहले आर्या दूसरे के भड़कावे में आकर बहुत ही बेढंगे तरीके से स्कूल आया करती थी। अपने चेहरे पर बहुत ही भद्दा मेकअप लगाया करती थी, जिस वजह से वह खूबसूरत होने के बावजूद भी बहुत ही बदसूरत नजर आती थी। वहीं आज उसका लुक बिल्कुल ही बदला हुआ था। वह बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आर्या जब सबको अपनी ओर इस तरह से देखता हुआ पाती है तो वह समझ जाती है कि सबके मन में क्या चल रहा है। फिर भी वह उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। आर्या अभी अंदर की ओर जा ही रही थी कि अचानक से उसके फोन पर कुछ मैसेज आता है। वह उस मैसेज को देखने के लिए जैसे ही अपना फोन निकालकर उसमें देखने लगती है, तभी अनजाने में ही अचानक से वह किसी लड़के से टकरा जाती है। उसके टकराने की वजह से उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है और आर्या के सर पर भी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत अपना फोन उठाकर देखने लगती है। उसके फोन का स्क्रीन टूट चुका था, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह फोन पर ही अपने नजरें गड़ाए हुए बोलती है, बेवकूफ इंसान देखकर नहीं चल सकते थे क्या? तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। वहीं अभी तक जो लड़का उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था और वह उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था, जैसे ही वह आर्या की आवाज सुनता है तो अपने होश में वापस आता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम्हारी आंखें नहीं थी? अगर मैं अंधा था तो तुम तो देख के चल सकती थी, लेकिन तुम्हारी तो आदत है मुझसे टकराने की, मेरे आगे पीछे घूमने की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की को अपने मुंह लगाऊंगा? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि तुम मुझसे दूर दूर रहो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे तुम जैसी लड़कियों से नफरत है। उसकी इस बातों को सुनकर आर्या आश्चर्य से अपना सिर उठाकर उसे देखती है तो उसके सामने इस वक्त आरव खड़ा था। ये देखते ही आर्या का खून खौल जाता है। वह गुस्से से अपना दांत खींच लेती है। उसका मन कर रहा था कि इसी वक्त वह उसकी जान निकाल ले। उसकी आंखों के सामने पिछले जन्म की उसकी सारी घटनाएं एक के बाद एक चलने लगती है, जिस वजह से उसकी आंखों में खून उतरने लगता है। वहीं आर्या का इस तरह से व्यवहार देखकर आरव तो 1 मिनट के लिए जड़ हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्या उसे इस तरह जहरीली नजरों से क्यों घूर रही है। उसने आज तक जब भी आर्या की नजरों में देखा था तो उसे अपने लिए प्यार ही नजर आता था, लेकिन आज उसे आर्या की नजरों में बेपनाह नफरत नजर आ रही थी। वहीं आर्या उसे गुस्से में बोलती है, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर, अपनी जुबान को संभाल कर बात करना। आज के बाद हमेशा ध्यान देना, मुझसे बातें करते वक्त अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, वरना मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारे हाथ में रखने के लिए। उसकी इतनी कड़वी बातों को सुनकर आरो को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। उसके मुंह से इस समय सिर्फ जहर ही निकल रहा था, जो सुनकर आरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही पूरा क्लास उसकी तेज आवाज को सुन सकता था, जिसे सुनकर सभी आश्चर्य से आर्या की ओर देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जो आर्या दिन भर उसके आगे पीछे घूमती और उससे छोटी सी गलती हो जाती तो 50 बार उससे माफी मांगती। यहाँ तक कि बिना किसी गलती के भी अगर आरो उसे गलत ठहराता तो भी वह उससे कई बार माफी मांगती, जिससे आरो कहीं उससे नाराज ना हो जाए। लेकिन आज क्या हो गया, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वहीं आर्या गुस्से से आरव के साइड से होकर अंदर क्लासरूम में जाती है, जहां सभी बच्चे अपनी आंखें फाड़े उसी को देख रहे थे। उनके सामने आज आर्या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की के रूप में खड़ी थी। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि कोई भी देखे तो बस उसे देखता ही रह जाए।
सभी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वाकई में आर्या इतनी ज्यादा खूबसूरत है? तभी एक लड़की धीरे से दूसरी लड़की के कानों में बोलती है। तो दूसरी लड़की बोलती है, नहीं यार, मुझे लगता है इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, वरना आज तक हमने उसे इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा था। तभी दूसरी लड़की की आवाज आती है, नहीं यार, वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार मैंने उसे देखा था जब वह पानी में पूरी तरह से भीग गई थी और उसका मेकअप छूट गया था, तब मैंने देखा था वह इतनी ही ज्यादा खूबसूरत है। तब एक और लड़की बोलती है, अगर वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी तो अभी तक क्यों इतनी भद्दी बनकर घुमा करती थी? उसके इतने भद्दे होने की वजह से ही तो आरव उसे पसंद नहीं करता था। वही लड़के भी आपस में गॉसिप कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़ी यह आर्या पहले वाली आर्या है या उसकी जगह पर कोई और आ गई। वही सबकी आवाज आर्या के कानों में जा रही थी, लेकिन वह सभी को फुल इग्नोर करती है और शांति से पीछे जाकर बैठ जाती है। वहां एक लड़की शांति से अपनी बुक पर अपनी नजरें गड़ाए पड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे इस पूरे स्कूल से कोई मतलब नहीं है। वह क्लासरूम में अकेली बैठी हो। उसे उसके क्लास के लोगों से भी कोई मतलब नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे वह दूसरे ही दुनिया में सैर कर रही हो। आर्या भी शांति से उसके साइड में जाकर बैठ जाती है और अपनी बुक निकालकर पढ़ने लगती है। वही दरवाजे पर खड़ा आरव आर्या को नोटिस कर रहा था। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह आर्या को जाकर उसके गालों पे जोरदार थप्पड़ मारे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इग्नोर करने की और बिना माफी मांगे उसके सामने से इस तरह जाने की। पहले तो वह उसे सैकड़ों बार माफी मांगते नहीं थकती थी और आज जब उसकी गलती थी तो उसने एक बार भी उससे माफी नहीं मांगा, बल्कि उसे इग्नोर करके वह चली गई। इस समय आरव का गुस्सा हाई लेवल पर था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह आर्या को घूरते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता था। क्लास के लड़कों ने सोचा था कि आर्या आरव के सीट के में जाकर बैठेगी और आरव उसे जलील करके वहां से उठाएगा, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी सोच के विपरीत आज आर्या खुद ही जाकर सबसे पीछे बैठ चुकी थी। वही जैसे ही उसके साइड में बैठी लड़की को लगता है कि उसके पास कोई आकर बैठ गया है, तो वह धीरे से अपना चेहरा उठाकर देखती है तो उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में कोई तो आगे बढ़कर उसकी सीट पर बैठा। उसे उम्मीद थी कि यह लड़की घमंडी नहीं होगी, शायद यह उससे बात करे, क्योंकि उस लड़की से कोई बात नहीं करता था। सब उसे भद्दी और मोटी कहकर उससे दूर ही रहते थे। इस वजह से वह खुद से खुद को सबसे दूर कर ली थी और वह किसी से बातें नहीं करती थी। बस शांति से पढ़ाई करती और क्लास खत्म होने पर निकल जाती थी। वही आर्या को वह देखकर उससे बोलती है, हाय, क्या तुम न्यू एडमिशन हो? तो आर्या उसे देखती है। वह उसे देखकर पहचानने की कोशिश करती है। क्या अगले जन्म में यह उसकी कोई दोस्त थी? कौन थी आखिर में यह? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह लड़की फिर से बोलती है कि क्या तुम मेरी बातों को सुनी हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आर्या बोलती है, हाँ मैंने सुना। मैं न्यू एडमिशन नहीं हूँ। कुछ वक्त पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं कॉलेज नहीं आ रही थी और अब जाकर मैं ठीक हुई हूँ, तो आज क्लास लेने के लिए आई हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह अफसोस जताते हुए बोलती है, ओह ऐसा है क्या? पर मैं यहाँ न्यू एडमिशन हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वही उसकी इस प्यारी बातों को सुनकर आर्या उसे मना नहीं कर पाती है। वह बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। वही आर्या के मुंह से अपने लिए प्यारी सुनकर उस लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से आर्या को अपने गले से लगा लेती है।
और बोलती है थैंक यू मेरी दोस्त बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मेरा दोस्त नहीं है, सब मुझसे नफरत करते हैं। उसकी बातों को सुनकर आर्या को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उसे पता था यहाँ यही होता है, उसके साथ भी तो यही होता था। तभी वह आर्या से बोलती है हाय मेरा नाम माही है। माही का नाम सुनकर आर्या ध्यान से उसके नाम को याद करती है और उसे याद आता है, हाँ, ये पिछले जन्म में उसके साथ थी और आर्या को नुकसान पहुंचाने के बाद श्रेया ने सारा इल्जाम इसी पर लगा दिया था, जिससे ये बहुत बुरी तरह फंस गई थी और इसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, जिस वजह से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आर्या सोचती है कि इस बार नहीं, इस बार मैं किसी को, अपने आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। इतना सोचकर वह उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाती है और बोलती है हाय मेरा नाम आर्या है। ये सुनकर वह लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माही उसे बताती है ये सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं, कोई उससे बात नहीं करता है क्योंकि वह मिडिल क्लास से आती है। आर्या को अच्छे से पता है इन लोगों की सोच कैसी है, वह अच्छे से जानती है कि वह खुद को सबसे ऊपर मानते हैं, इस वजह से वह किसी भी लो क्लास के लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। वही माही बहुत ज्यादा गरीब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली इस स्कूल में उसका पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वह तो अपने टैलेंट के बेस पर स्कॉलरशिप के जरिए यहाँ आई थी। थोड़ी ही देर में वह एक दूसरे से घुल मिल गई। ऐसे लग रहा था जैसे मानो वह पिछले काफी वक्त से एक दूसरे को जानती थी। वह दोनों अपनी बातों में इस तरह गुम हो गई कि उन्हें तो और किसी का ध्यान ही नहीं रहा। वहीं तभी क्लास के अंदर एक और लड़की की एंट्री होती है। ये और कोई नहीं आर्या की दोस्त श्रेया खुराना थी, जिसने पिछले जन्म में उसे मौत के घाट उतारा था। वह अपने हील की टकटक के साथ आरो की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह आरो के पास उसकी सीट पर जाकर बैठ जाती है और वह आरो से बोलती है हाय तुम कैसे हो। वहीं आरो बिना उसकी ओर नजर किए हुए ही बोलता है मैं ठीक हूँ। श्रेया फिर बोलती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। आरो को उसकी बातें थोड़ी इरिटेट कर रही थी। वह उसी तरह से बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, क्या तुम्हें ये बुक सामने नहीं दिखाई दे रही है। इतना बोलते वक्त भी आरव ने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर श्रेया की ओर नहीं देखा था। वही श्रेया आरो की बातों को सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है। वह सोचती है कि आज आरो उसके साथ क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या उससे कोई गलती हो गई, प्रश्नवाचक चिन्ह। तब वह आरो से बोलती है आरो क्या मुझसे कोई गलती हो गई, तुम इस तरह से मुझसे कैसे बातें कर रहे हो। वहीं आरो झिंझला जाता है और बोलता है यार तुम शांत नहीं रह सकती हो क्या, देख नहीं रही हो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। उसकी बातों को सुनकर अब श्रेया कुछ नहीं बोल पाती। तभी वहां बैठी दो लड़कियां मुस्कुराने लगती हैं। वह लोग श्रेया से जलती थी क्योंकि श्रेया हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। तभी एक लड़की कटे पर नमक छिड़कते हुए बोलती है यार देखो ना अब तो आर्या वापस आ गई है, मुझे लगता है जल्दी ही वह सबको एक अच्छा सबक सिखाएगी, उन्हें उसकी औकात दिखाएगी, क्योंकि अब वह बिल्कुल पहले जैसी नहीं रह गई है, अब वह काफी बदल गई है। उसकी बातें जैसे ही श्रेया के कानों में पड़ती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। ये लोग किसके बारे में कह रही हैं? क्या आर्या वापस आ गई है? ये कैसे हो सकता है? उसका तो अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था, फिर यह कैसे हो सकता है? वह तुरंत ही अपना सर उठाकर क्लास में चारों ओर आर्या को ढूंढने लगती है। फिर अंत में जाकर लास्ट बेंच पर उसकी नजर जाती है, तो वह अपने सामने आर्या को सही सलामत देखकर चौंक जाती है। वही आर्या की खूबसूरती जिसके बारे में श्रेया को अच्छे से पता था, वह तो उसके आंखों का कांटा बन जाती है।
उसे समझ नहीं आता कि आर्या कैसे अपने इस लुक में स्कूल आ गई। अगर वह इस लुक में रहेगी तो सभी लोग उसके आगे पीछे घूमने लगेंगे, फिर उसका तो पत्ता ही कट जाएगा। उसने कितने सालों तक इसके पीछे मेहनत की। वह उसकी खूबसूरती को छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती थी, जिससे वह किसी के सामने खूबसूरत बनकर ना आ पाए। और आज वह अपने रियल रूप में स्कूल आ गई है, यानी सभी बच्चों को उसके असली खूबसूरती के बारे में पता चल गया। श्रेया को आर्या की खूबसूरती ही तो चुभती थी। वह आर्या के पास जाना चाहती थी, लेकिन वह उसके पास जा पाती इससे पहले ही क्लास में टीचर आ जाते हैं। जैसे ही क्लास में टीचर आते हैं, सभी बच्चे खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते हैं। टीचर भी उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। फिर थोड़ी देर में वह पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे उनकी क्लास चल रही थी, आर्या बहुत ही ध्यान से पढ़ रही थी। वहीं उसके बगल में बैठी माही का भी पूरा फोकस पढ़ाई पर था। लेकिन जहां ये लोग एक और पढ़ाई पर अपना फोकस किए हुए थे, वहीं दूसरी ओर श्रेया बस आर्या को घूर घूर कर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्या को कैसे इस तरह से स्कूल आने से रोके। थोड़ी देर में टीचर का क्लास खत्म हो जाता है। तभी एक प्यून आकर सबको सूचित करता है कि सबको असेंबली हॉल में बुलाया गया है। प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है। तुरंत क्लास के बाद वहां पहुंचे। उनका मैसेज सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर में क्या हुआ जो प्रिंसिपल सर ने हमें बुलाया है? तो कुछ बच्चे बोलते हैं, अरे हमें कैसे पता चलेगा, चलो वहां जाने पर ही पता चलेगा। जैसे ही टीचर क्लास से निकलते हैं, सभी लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं सारे बच्चे असेंबली हॉल जाने के लिए निकल जाते हैं। माही और आर्या भी उस ओर जाने लगती है। तभी अचानक से उनके सामने श्रेया खुराना आ जाती है। वह प्यार से उसे देखते हुए बोलती है, आर्या तुम ठीक हो ना? जब मैंने सुना था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम सोच नहीं सकती हो मुझे कितना ज्यादा दुख हुआ था ये सुनकर। वहीं उसकी इस बात को सुनकर आर्या का खून खौल जाता है। वह जैसे ही श्रेया को देखती है तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद आने लगती हैं। इस समय गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी थी। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह तुरंत ही श्रेया की जान ले ले। लेकिन वह खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय उसकी टोन बहुत ही ज्यादा रूड थी। श्रेया को समझ नहीं आता कि वह उससे इस तरह क्यों बात कर रही है। उसने तो उसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा कर रखा था। फिर वह सोचती है शायद एक्सीडेंट की वजह से ऐसा होगा। वह फिर से उसे बोलती है, यार मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता होती है। उसका इस तरह का मेलोड्रामा देखकर अब आर्या को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त श्रेया का मुंह तोड़ दे, लेकिन वह अभी कुछ भी नहीं जताना चाहती थी कि उसे उसके षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता हो है। वह उसे आराम से बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं उसकी बात को सुनकर श्रेया मन ही मन अपने दांत पीसते हुए बोलती है, घटिया लड़की तू बच गई। यही तो मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। तुझे मर जाना चाहिए था, पर पता नहीं तेरी किस्मत कितनी ज्यादा तेज है जो तू बार बार बच जाती है। लेकिन इस बार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह स्कूल आने की? वो ये बात सिर्फ अपने मन में ही कर सकती थी। श्रेया आगे बढ़कर आर्या का हाथ पकड़ना चाहती है। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। और ये लड़की कौन है? ये तो काफी भद्दी सी दिख रही है। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? उसकी बातों को सुनकर आर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत ही श्रेया का हाथ झटक देती है और बोलती है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है।
तुम किसी के मुंह पर उसे ऐसे कैसे बोल सकती हो, और वह मेरी दोस्त है। आइंदा से उससे बात करते समय ये ध्यान देना। इतना बोलकर वह माही का हाथ पकड़कर हाल की ओर बढ़ जाती है। वहीं माही अपने आप को इस तरह आर्या को प्रोटेक्ट करते देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। पहले तो वह श्रेया की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन जब आर्या ने उसे इस तरह से प्रोटेक्ट किया तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो ऐसे लगा जैसे उसका कोई मसीहा मिल गया हो जो अब उसे इन भेड़ियों के बीच से प्रोटेक्ट करके हमेशा ही हिफाजत से रखेगा। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह बस आर्या को देखे जा रही थी। वहीं आर्या उसका हाथ बड़े हक के साथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। इस समय बिल्कुल उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बड़ी बहन उसे अपने साथ ले जा रही हो। वहीं उसे इस तरह इग्नोर करके जाता देखकर श्रेया की गुस्से से मुठ्ठियां भींच जाती है। वह गुस्से से फुकारते हुए बोलती है, आर्य, यह एटीट्यूड तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। देखती हूँ तुम भी मेरे सामने कैसे टिक पाती हो। अगर तुम्हें मैंने बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी श्रेया नहीं। इतना बोलकर वह भी असेंबली हॉल की ओर बढ़ जाती है। माही और आर्य जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सारे बच्चे बैठ चुके थे। वहीं दूसरी साइड पर आरो बैठा हुआ था। तभी मीरा की तभी श्रेया की भी एंट्री होती है। वह भी जाकर आरो के बगल में बैठ जाती है और वह मुस्कुराते हुए आर्या को देखने लगती है। इस समय उसकी मुस्कान में एक तंज छिपा हुआ था जिसे देखकर आर्या समझ जाती है कि उसके मुस्कुराने के पीछे का क्या कारण था। वहीं आर्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका चेहरा बिल्कुल ही नॉर्मल था। वह अपनी नजरें मोड़कर माही से बातें करने लगती है। उसे इस तरह इग्नोर करता देखकर और कुछ भी फर्क पड़ता ना देखकर श्रेया का तो खून ही खोल जाता है। वह मन ही मन बोलती है, घटिया लड़की, मैंने तुझे एक अच्छा सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी श्रेया नहीं। इतना बोलकर वह आरुष से बोलती है, आरव से बोलती है, आरव, क्या अलाउंस होने वाला है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? वहीं आरो उसकी ओर इस तरह से देखता है जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसे कैसे पता चल सकता है? अगर किसी को नहीं पता है तो क्या वह कोई भगवान है जो पहले से ही उसे सब कुछ पता होता है? लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और फिर से अपनी नजरें मोड़ लेता है। वहीं उसे इस तरह देखकर और कुछ ना बोलने पर श्रेया थोड़ा इंसल्टी फील करती है। उसे समझ आता है कि उसने क्या गलती की, कि वह कैसे इस तरह बेवकूफी भरी बातें आरो से पूछ सकती है। वह भी अब खामोश हो जाती है। तभी प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की लग रही थी। उन्हें देखते ही सारे स्टूडेंट खड़े होकर उन्हें विश करते हैं। प्रिंसिपल सर उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। फिर सभी बच्चे अपनी जगह पर जाकर शांति से बैठ जाते हैं। तब प्रिंसिपल सर माइक को पकड़ते हुए बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, 5 दिनों बाद हमारे स्कूल का कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इस बार कुछ नया है, तो वह ये है कि यहाँ इस बार बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्रदर्शन उन लोगों के सामने अच्छा हो और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का नाम रोशन हो, जिससे आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह प्रिंसिपल बहुत सारी बातें कल्चरल प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बताते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा, जो बच्चे सिंगिंग या डांसिंग में भाग ले रहे हैं उन लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो लोग भाग ले रहे हैं वह अपनी प्रैक्टिस के लिए अभी से शुरू हो जाए, और जिन लोगों ने किसी भी चीज में भाग नहीं लिया है वह लोग अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने में काफी देर हो जाएगी जिस वजह से उन्हें लेट होगी, तो इसलिए वह अपने घर जा सकते हैं। बहुत सारी बातें बताकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। अब सभी बच्चे उठकर अपने अपने क्लासरूम की ओर जाने लगते हैं।
माही और आर्या भी अपने क्लासरूम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में वह अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। वह दोनों क्लासरूम में आकर अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगती हैं। तभी अचानक से उनके टीचर उनके सामने आ जाते हैं। वह आर्या को देखते हुए मुस्कुराकर बोलते हैं, आर्या तुम अब कैसी हो? क्या तुम्हारे चोट ठीक हो गए हैं? वही आर्या बोलती है, सर मैं अब ठीक हूँ, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। उसकी बातों को सुनकर सर भी हाँ में सिर हिला देते हैं और वह बोलते हैं, आर्या क्या तुम अब कंपटीशन में भाग लोगी क्योंकि तुमने डांस और सिंगिंग में भाग लिया था? तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर है। मुझे पूरा यकीन है ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। वही उनकी बातों को सुनकर आर्या को याद आता है कि कैसे इस डांस और गाने के चक्कर में उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। और उसे पता था गाने में उसका पार्टनर सिर्फ और कोई नहीं बल्कि आरव के साथ होने वाला है और डांस भी उसे उसी के साथ करना होगा, जो उसे हरगिज मंजूर नहीं था। वही क्लास में अभी श्रेया और आरव मौजूद थे। वह लोग भी क्लासरूम में पहुंच चुके थे और अपना बैग उठाकर बाहर ही जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वह लोग सर की बात सुनते हैं तो वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगते हैं। आरव ध्यान से आर्या का फेस देख रहा था। जैसे जैसे आर्या अपने पिछले जन्म की बातें याद कर रही थी, उसके फेस पर अजीब सा इंप्रेशन पड़ रहा था। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। एक पल के लिए आरव को समझ नहीं आता कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी उसके कानों में आर्या की आवाज सुनाई पड़ती है, नहीं सर मुझे किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं लेना है। वही सर उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं। आखिर में वह इस कंपटीशन की जान थी। अगर वह ही हट जाएगी तो फिर क्या होगा? वह उसे एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। वह बोलते हैं, आर्या ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? तभी आर्या बहाना बनाते हुए बोलती है, सर आपको जैसे कि पहले ही पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे किसी भी तरह का वर्क करने के लिए मना किया है। मैं तो क्लास भी बस इस वजह से आई थी कि मैं अपना सिलेबस चेक कर सकूं क्योंकि मैं काफी ज्यादा पीछे चल रही हूं। मेरा काफी ज्यादा सिलेबस छूट चुका है, इसलिए मेरे पास पहले से ही इतना ज्यादा वर्क है। अगर मैं ये काम भी करूंगी तो आपको पता है मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो जाएगी, जिससे मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। उसकी बातों को समझते हुए सर भी हाँ में अपना सर हिला देते हैं। वह कैसे भूल गए थे कि आर्या अभी अभी एक खतरनाक एक्सीडेंट से निकलकर बाहर आई है। वह उससे सॉरी बोलते हैं। आर्या उन्हें मना करते हुए बोलती है, नहीं सर, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। आप तो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे थे। पर मैं अभी बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकूं। वही सर उसकी बातों का मान रखते हुए उसे मना करते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, पहले तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। को ये बोलते हुए वह मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। वही माही जब ये सुनती है तो वह बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा इतना ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर आर्या मुस्कुराने लगती है। वह बोलती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम अच्छे से बिहेव करना। उसकी बातों को सुनकर माही भी हाँ में सर हिला देती है। वहीं दूसरी ओर श्रेया तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पहले जब सर ने उससे बात की थी उस वक्त श्रेया के मन में चल रहा था, अगर इसने हाँ किया तो इस बार उसकी जान लेने से वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन जैसे ही आर्या ने मना कर दिया, ये सुनकर तो उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। उसने मन ही मन में सोचा, अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया, वरना मैं तुम्हारा हाल ऐसे कर देती कि तुम कहीं की ना रहती। मैं नहीं चाहती कि तुम आरव के पास भी भटको। आरव सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम उसके सामने भी आओ।
इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी ओर आरव का तो गुस्से से खून खौल रहा था। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने की। आज तक कभी किसी ने उसे मना नहीं किया। उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आज सुबह से ही आर्या उसे इग्नोर कर रही थी, और जहां वह उसके साथ गाना गाने के लिए मरी जा रही थी। आज ऐसा क्या हो गया जो सर के ऑफर करने के बावजूद उसने साफ साफ उन्हें मना कर दिया। जैसे जैसे आर्या उसे इग्नोर कर रही थी, वैसे वैसे आरव की दिलचस्पी अब आर्या पे बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है वह बिल्कुल भी आर्या को खुद को इग्नोर नहीं करने देगा। वह गुस्से से वहां तुरंत ही निकल जाता है। वहीं आर्या स्कूल से बाहर आती है। उसका बटला लेने के लिए वहां पहले से ही खड़ा था। आर्या उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और बोलती है, अंकल क्या आप काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं? तो वह बोलते हैं, नहीं बच्चा, बस हम अभी आए हैं। जैसे ही हमें पता चला कि आपकी छुट्टी होने वाली है तो हम यहाँ पहुँच गए थे। वहीं आर्या माही को देखती है और बोलती है, चलो माही तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। माही उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। वह उसे बहुत ही प्यार से बोलती है, नहीं आर्या, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और ध्यान से घर जाओ। उसकी बात को सुनकर आर्या उससे जिद नहीं करती, क्योंकि उसे अच्छे से पता था आज ही तो उनकी दोस्ती हुई है। अगर वह उसे जबरदस्ती करेगी तो माही उसे गलत भी समझ सकती है। यही सब सोचकर आर्या भी उसे बाय बोलकर चली जाती है। वही दादाजी जो इस वक्त एक मंदिर पर गए हुए थे, वह इस वक्त अपने गुरुजी के सामने खड़े हुए थे। ये गुरुजी उनके घर की रक्षा बहुत ही पुराने वक्त से करते आ रहे थे। उनके दादा परदादा सभी गुरुजी की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करती आ रही थी। वही गुरुजी उनके घरों की सुरक्षा करते पहले ही गुरुजी ने आगाह किया था। वही दादाजी गुरुजी के सामने बहुत ही चिंतित दिख रहे थे। वह गुरुजी से बोलते हैं, क्या गुरुजी, इसका कोई उपाय नहीं हो सकता है? गुरुजी उसे मना करते हुए बोलते हैं, नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। आपको पहले ही पता है आर्या की कुंडली में मृत्यु दोष लिखा है, और अब इस किताब का मिल जाना यानी बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हो सकता है इसमें आर्या की जान भी जा सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आर्या की मृत्यु हो चुकी हो। वहीं उनकी बातों को सुनकर दादाजी आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया गुरुजी किस चीज की बात कर रहे हैं। आर्या तो उनके सामने जीवित खड़ी है, फिर उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसका मतलब आर्या की मृत्यु नजदीक आ रही है। ये सोचते हुए दादाजी की रूह कांप जाती है। वह बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह हमारे पीढ़ी की इकलौती बेटी है, उसे कुछ नहीं हो सकता है। गुरुजी कृपया कर आप कोई उपाय बताएं। मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप बोलेंगे, बस हमारी आर्या सुरक्षित रहनी चाहिए। गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ, तब तक के लिए तुम यहाँ से जाओ और थोड़ी शांति बनाकर रखो। मन को शांत रखोगी तो तुम्हें आगे का रास्ता समझ में आएगा। इस तरह बेचैन होने से तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। तुम मुश्किलों का सामना नहीं कर पाओगे। दादाजी भी गुरुजी की बातें ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? क्या उनके घर पर कोई असीम संकट आने वाला है? इसका कोई उपाय नहीं होगा। दादाजी यह सोचते हुए अपनी जगह से उठकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। वही गुरुजी उन्हें पीछे से देखते हुए बोलते हैं, जो होने वाला था वह हो चुका है। अब प्रकृति क्या करने वाली है वह तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा, पर प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता है। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं अब तक आर्या घर पहुंच चुकी थी।
वह तुरंत ही अपने कार से उतरकर तेजी से घर की ओर दौड़ लगा देती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? मैं स्कूल से आ गई। आप क्या कर रही हो? आर्या अपना बैग सोफे पर रखकर किचन की तरफ जाते हुए आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ किचन से बाहर निकलते हुए बोलती है, अरे आर्या, आज तू स्कूल से कैसे जल्दी आ गई? फिर उसके पास जाकर वह उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए घबराते हुए बोलती है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? इस वक्त उनकी आवाज में चिंता भरी हुई थी। वह बहुत घबराई हुई थी। उन्हें इस तरह घबराता हुआ देखकर आर्या बोलती है, मम्मा आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद हमारे स्कूल में कल्चरल फंक्शन होने वाला है, इसलिए आज जल्दी छुट्टी हो गई है। तब उसकी मम्मा की जान में जान आती है और वह बोलती है, अच्छा इसलिए मेरी बेटी आज जल्दी स्कूल से घर आ गई। वहीं वह आर्या अपनी माँ की बात को सुनकर जल्दी जल्दी हाँ में अपना सर हिलाने लगती है। इस समय वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसे इस तरह करता हुआ देखकर वह जल्दी से अपनी बेटी के माथे को चूम लेती है और बोलती है, बच्चा जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता तैयार करती हूँ और फिर मैं तुम्हारे खाने के लिए भेजती हूँ। आर्या भी ओके मम्मा बोलकर अपना बैग लेकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसे जाते हुए देखकर उसकी माँ उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। उनकी बच्ची अब बिल्कुल भी बदल गई थी। पहले वह इतनी शांत रहती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर चंचलता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं आर्या रूम में पहुंचकर अपना बैग स्टडी टेबल पर रखकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। वहीं 15 मिनट बाद वह बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली। इस वक्त वह खिली खिली सी बिल्कुल ताजे गुलाब की तरह लग रही थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। वह अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी। वह तुरंत ही जाकर सीधा अपने बेड पर लेट जाती है क्योंकि वह काफी थक चुकी थी। जैसे ही वह लेटती है, उसे तुरंत ही उस बुक की याद आ जाती है और वह मन में सोचती है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस बुक को चुरा कर ही मानेगी। दादा चाहे उसे जितना भी छिपा कर रख ले। ये सोचते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद दादाजी को एक फोन कॉल आता है और उसमें कुछ कहा जाता है। दादाजी ध्यान से उस बात को सुनते हैं और फिर हाँ हाँ बोलने लगते हैं। बस उनके मुंह से बार बार हाँ हाँ की आवाज ही आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे दूसरी ओर का इंसान बहुत गंभीर बातें बोल रहा है जिसे सिर्फ दादाजी हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। वहीं उनकी बातों को सुनने के बाद दादाजी फोन रख देते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा चिंता झलक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वहीं दूसरी तरफ एक बंद कमरे में एक लड़का बहुत ही जोरों से अपने पंचिंग बैग पर पंच कर रहा था। उसे इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह तब तक उस पंचिंग बैग पर मारता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से थककर चूर नहीं हो गया। अंत में जाकर उसका फ्रस्ट्रेशन कम हुआ और वह पसीने से लथपथ वही फ्लोर पर बैठ जाता है। इस वक्त उसकी आंखों के सामने बस आर्या का चेहरा घूम रहा था। ये और कोई नहीं आरव था जो स्कूल से गुस्से में निकल गया था। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि कैसे आर्या उसे इग्नोर कर सकती है। वह कैसे उसके साथ सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए एक टूक मना कर सकती है। पहले तो वह उसके आगे पीछे पागलों की तरह घूमा करती थी। अब आखिर में आर्या को क्या हो गया, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस वजह से वह अपने जिम रूम में आ गया और पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा उतारने लगा। वह उसी तरह जमीन पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है,
उसके सामने आर्या का बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा घूमने लगता है। उसे यह चेहरा अब बहुत ज्यादा सुकून पहुंचा रहा था। अचानक ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे नहीं पता था कि इतनी टेंशन के बावजूद वह कैसे मुस्कुरा सकता था, लेकिन बस उसका चेहरा सामने आते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह मन ही मन सोचता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों उसकी ओर खींचा जा रहा हूँ। मैं तो उससे नफरत करता हूँ, उसकी बातें मुझे इरिटेट करती है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? वह क्यों अचानक से बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है? वह बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं लग रही है। क्या उसकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है? आखिर में ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ? वह क्यों मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही है? वह मन में ही बोलता है, आर्या तुम अब मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हो। मुझे तुम्हें समझना पड़ेगा और तुम्हें तो अच्छे से पता है, जब तक मैं अच्छी तरह से तुम्हें समझ नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगता है। वह इसी तरह अपनी आंखें बंद किए आर्या के चेहरे को सोच रहा था। सभी लोग एक दूसरे की सोच में डूबे हुए थे। जहां आर्या उस बुक की सोच में डूबी हुई थी, वहीं आरव आर्या की सोच में डूबा हुआ था। वहीं दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएं। आखिर में दादाजी आर्या के साथ क्या करने वाले हैं? क्या आरव आर्या के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा? आर्या कैसे उस बुक को हासिल करेगी और उसके रहस्यों को जान पाएगी? ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।